गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 ऊष्मा तथा तापमान। ये हमारा पाठ कल से शुरू हुआ है जिसमें हम कल ताप मापने के पैमाने तक पढ़ लिए थे और अगली हेडिंग हमें पढ़ना था प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना। आज हमें जो हेडिंग पढ़नी थी वो है प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करना। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि तापमापी को प्रयोगशाला में कैसे प्रयोग करते हैं। लिखा है कि प्रयोगशाला तापमापी में दो मानक चिन्ह बने होते हैं। नीचे की ओर 0 डिग्री सेल्सियस का चिन्ह होता है जो बर्फ का गलनांक है तथा ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस चिन्ह होता है जो जल का क्वथनांक है। मतलब इसमें कह रहा है कि दो तरह से चिन्ह बने होते हैं, एक नीचे की ओर 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर की ओर 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बर्फ का गलनांक है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है आपका जल का क्वथनांक है। इन दोनों चिन्हों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अब इन दोनों चिन्हों के बीच में क्या छोटे छोटे लाइन बनाकर उनको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जो 100 भाग हैं उनमें से एक खंड को आप 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। मतलब जो प्रत्येक खंड हो गए, जितने भी खंड हैं उसमें से एक खंड को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सुविधा के लिए प्रयोगशाला तापमापी में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक खाने चिन्हित होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस मोमबत्ती की ज्वाला का ताप नहीं बता सकता है। देखिए, जो प्रयोगशाला तापमापी होता है क्या वो मोमबत्ती की ज्वाला का ताप नहीं बता सकता, क्योंकि मोमबत्ती की लौ का ताप 300 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रयोगशाला तापमापी में केवल -10 से 0 से भी नीचे होता है। प्रयोगशाला तापमापी में -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मात्रक होते हैं, वहाँ पे माप होते हैं, वहाँ इतना हम माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर अर्थात क्लिनिकल थर्मामीटर पुरुष के शरीर का ताप मापने का काम करता है। यह थर्मामीटर ताप के बहुत छोटे परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच के ताप को भी माप सकता है। थर्मामीटर पर चिन्ह और खाने इसी प्रकार बने होते हैं क्योंकि शरीर का ताप इस सीमा से अधिक परिवर्तित नहीं होता। सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं। अधिकांश क्लिनिकल थर्मामीटर सेल्सियस पैमाने में बटे होते हैं क्योंकि कई देशों जैसे अमेरिका आदि में फ़ारेनहाइट पैमाना प्रयुक्त होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में जब से हिमांक और क्वथनांक बिंदु क्रमशः 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होते हैं, जो क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष होते हैं। अर्थात सेल्सियस पैमाने के 100 खाने 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने के 180 खाने के बराबर होता है। मतलब कि सेल्सियस पैमाना का 100 खाना और फ़ारेनहाइट का 180 खाना बराबर होगा। सेल्सियस में 100 खाने और फ़ारेनहाइट में 180 खाने रहेंगे, तब जाके दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान इस तापक्रम में लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो हम 36.9 डिग्री सेल्सियस कह रहे थे वो क्या हो जाता है? फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब है ऊष्मा की मात्रा। किसी वस्तु द्वारा ऊष्मा की मात्रा ग्रहण करना अथवा मुक्त करना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब ऊष्मा की मात्रा को ग्रहण करना, कोई वस्तु ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, कोई वस्तु ऊष्मा को मुक्त करती है, तो ये किस पर निर्भर करता है? देखिए, पहला है पदार्थ के निर्माण तत्व पर निर्भरता। पदार्थ के निर्माण, पदार्थ जिस तत्व से निर्माण किया गया है उस पर यह निर्भर करता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों से बने पदार्थों की समान ताप वृद्धि के लिए ऊष्मा की भिन्न भिन्न मात्रा आवश्यक होती है। दूसरा है पदार्थ के तापांतर पर निर्भरता। वस्तु का तापमान जितना अधिक बढ़ाना होता है उतना ही आवश्यकता भी उसकी उतनी अधिक होती है। करा कि पदार्थों के तापांतर पर निर्भरता, वस्तु का तापमान जितना अधिक आपको बढ़ाना है ऊष्मा ही को अधिक चाहिए। यदि हमें ताप बढ़ाना है तो ऊष्मा अधिक चाहिए, ताप हमें कम करना है तो ऊष्मा कम लगेगा। वस्तु का द्रव्यमान, बड़े द्रव्यमान की वस्तुओं का तापमान एक निश्चित मात्रा में बढ़ाने के लिए उसी ताप वृद्धि के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। करा वस्तु का जो द्रव्यमान है एक निश्चित तापमान तक बढ़ाने के लिए उसी ताप वृद्धि के लिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जो द्रव्यमान जिसका जितना अधिक रहेगा उसको गर्म होने में ताप उतना अधिक लगेगा। ठीक है। अब है मौसम की जानकारी। संसार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कहीं पर सर्दी अधिक होती है तो कहीं पर गर्मी अधिक होती है, कहीं पर वर्षा अधिक होती है तो कहीं पर तापमान अधिक होता है। इसकी जानकारी के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब तापमान मापने के लिए जो मात्रक है वो है आपका बैरोमीटर। वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, पहाड़ों की ऊंचाइयां तथा दूरी मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं उसको हम मापने के लिए क्या करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब थर्मामीटर का ताप पढ़ना। थर्मामीटर पर संख्याएं लिखी होती है। इन संख्या के आधार पर हम शरीर का ताप जान सकते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर हम ठंडे पानी से धोते हैं तथा रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करते हैं। यह घोल हमें किसी दूसरे व्यक्ति से लगने वाली बीमारी से बचाता है। देखिए, जो थर्मामीटर होता है, जितने भी मरीज जाते हैं सबको ज़रूरत है, जिसको जिसको लगाया जाता है, तो किसी पहले व्यक्ति को लगा हो, ठीक है, उसको कोई बीमारी हो तो दूसरे व्यक्ति को लगाने से पहले उसको क्या किया जाता है? पहले पूरी तरह से साफ किया जाता है। रोगाणु रोधक घोल दवा होता है जिसको लगा देने पे रोगाणु मर जाते हैं। ठीक है, यह घोल हमें किसी दूसरे व्यक्ति से लगने वाली बीमारी से बचाता है। थर्मामीटर के बल्ब को हम अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकाल लेते हैं और इसका पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। फिर जो पारा उसमें हम पढ़े थे कि पारा उसमें भरा होता है वो चढ़ जाता है, ऊपर बढ़ेगा, उसको आप पढ़ेंगे। इससे हमें ज्ञात होता है कि हमें बुखार है या नहीं। आप सीधे सीधे रूप से लिखे हुए थर्मामीटर भी आते हैं, ठीक है, आप उसमें सीधे सीधे केवल पढ़ सकते हैं। थर्मामीटर पढ़ने में सावधानी। थर्मामीटर पढ़ने में सावधानी क्या रखनी चाहिए? थर्मामीटर पढ़ते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? थर्मामीटर को उपयोग के पहले और उपयोग के बाद अवश्य धोना चाहिए। उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद उसे धोना चाहिए। थर्मामीटर के प्रयोग करने से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। मतलब प्रयोग करने से पहले ऐसा ना हो कि पारा चढ़ा हुआ हो, पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। जब हम उसको पढ़ते हैं तो अपनी आंखों के एकदम सामने रखना चाहिए। थर्मामीटर पढ़ते समय इसके बल्ब की ओर नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब की ओर नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। थर्मामीटर का प्रयोग करने के उपरांत उसे बॉक्स में आराम से रखना चाहिए। उपयोग हो जाए तो उसको अच्छी तरह सावधानी से रखना चाहिए। अब है ऊष्मा मापन। अगली हेडिंग है हमारी ऊष्मा मापन क्रियाकलाप जो है, आप इसको खुद से पढ़िएगा। अगली हेडिंग है हमारा ऊष्मा मापन। ऊष्मा का समान रूप से प्रयोग किए जाने वाला मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा को समान रूप से मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग करते हैं वो है क्या? कैलोरी।
कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल को क्या करे, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे। उदाहरण के लिए जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस कर दे तो कैलोरी का संक्षिप्त रूप CaL है। मतलब कोई जल है जिसका तापमान पहले 3 डिग्री सेल्सियस है और वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, वो कैलोरी हो जाएगा। इस प्रकार जब 1 ग्राम जल को 1 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तो इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। मतलब 1 ग्राम जल को जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है, 1 कैलोरी ऊष्मा दिया जाता है तो उसकी ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऊष्मा का बड़ा मात्रक किलो कैलोरी अर्थात के कैलोरी होता है। कैलोरी फिर उससे बड़ा मात्रक होता है किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आती है। खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की मात्रा की गणना किलो कैलोरी में की जाती है। वर्तमान में SI प्रणाली के ऊष्मा का मात्रक जूल प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में SI प्रणाली है एक जिसमें ऊष्मा का मात्रक जूल है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ऊष्मा का मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूल को ऊष्मा का मात्रक कहते हैं। जूल का संक्षिप्त रूप J है और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। इस प्रकार 4.184 जूल ऊष्मा 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि कर देती है। अब है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अगली हेडिंग है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखिए, परिभाषा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करती है। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान में 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे। कोई पदार्थ 1 किलोग्राम का हो और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो क्या कहलाएगा उसका? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। द्रव पदार्थों में पारे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे कम। जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें पारे का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है सबसे कम होता है। इसी गुण के कारण पारे का थर्मामीटरों में उपयोग किया जाता है। जो पारे का विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है सबसे कम होता है। पारे का विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे कम होता है, इसलिए उसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तालिका में कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, जैसे पारा 0.14, एल्युमिनियम 0.90, शीशा 0.128, तांबा 0.386। ये इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए, दिया हुआ है ये आपका। अब आगे है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान उसी ठोस अवस्था की अपेक्षा उसी द्रव अवस्था से अधिक होता है। मतलब किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था की अधिक होती है। मतलब कह रहा है कि उसकी द्रव अवस्था में अधिक होती है। जो ऊष्मा धारिता है आपका विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान ठोस अवस्था में उसकी द्रव अवस्था से अधिक होती है। ठोस में क्या होगा? ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगा द्रव की अपेक्षा। ऊष्मा की 4.184 जूल मात्रा 1 ग्राम जल को देने से उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि हो जाती है। ऊष्मा की यही मात्रा 1 ग्राम वनस्पति तेल को देने में उसके तापमान के जल के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता
ऊष्मा की वह मात्रा है, देखिए कह रहा है कि अतः किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या कर दे, वृद्धि कर दे, वो क्या कहलाएगा, इसका ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्माधारिता का जो मात्रक है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। अब है आपका ऊष्मा की मात्रा मापने का सूत्र। तो ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान और तापांतर पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और उसके तापांतर पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा को Q लिखते हैं तो Q बराबर होता है द्रव्यमान यम, S हो गया आपका गुणे T, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर। अब देखिए ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण क्या है? चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण। और ऊष्मा के संचरण के विधि कई ठो हैं। इसमें पहला है चालन विधि। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण। ठोस पदार्थों के अणु आपस में एक दूसरे से सटे रहते हैं। किसी ठोस वस्तु का एक सिरा गर्म किया जाता है तो उस स्थान के अणु ऊष्मा का अवशोषण करके तीव्रता से कंपन करने लगते हैं। जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। यदि किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, उसका कोई भी एक सिरा गर्म करते हैं तो उनके जो अणु होते हैं बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। इसके पड़ोसी अणु भी क्या करते हैं, अब हम एक सिरा गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहले उसी सिरे के अणु गति करेंगे। उसके बाद जो आपस में एक दूसरे से वो सटे हुए हैं क्योंकि ठोस हैं तो जितने भी अणु रहेंगे धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को अपना ऊष्मा देने लगते हैं और वो गति करने लगते हैं। ठोस पदार्थ में यह क्रिया निरंतर क्षण में आगे होती चली जाती है। धीरे धीरे ऊष्मा अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है जिससे ऊष्मा ऊर्जा क्षण के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर प्रवाहित होती है। इस विधि से ठोस वस्तु के कण गति करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ऊष्मा ऊर्जा इस प्रकार गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर परस्पर संपर्क में रखी वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर कणों द्वारा प्रवाहित होना चालन कहलाता है। देखिए सीधे सीधे जब हम किसी ठोस वस्तु के एक सिरे को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं कि उनके जो अणु होते हैं वो गति करने लगते हैं। गर्म होते हैं तो वो गति करने लगते हैं तो आपस में वो एक दूसरे से क्या है, काफ़ी नज़दीक होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो धीरे धीरे उस सिरे से अणु गति करते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, कोई लोहा है, लोहे का हम एक भाग पकड़कर दूसरा भाग गर्म करें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो भाग हम पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो जाता है। उसको तो हमने आग में नहीं डाला, हमने उसका दूसरा भाग आग में डाला था, लेकिन ये भाग कैसे गर्म हो गया। ठीक है, तो यही हो गया चालन आपका विधि से ऊष्मा का संचरण। चालन विधि से ऊष्मा का ये हो गया आपका संचरण। अब है चालन विधि द्वारा ऊष्मा संचरण के नियम। ठंडी एवं गर्म वस्तु एक दूसरे से कंपन संपर्क में होनी चाहिए। अब इसमें जरूरी क्या है कि जैसे कि हम एक वस्तु गर्म कर रहे हैं, उस पर कोई दूसरी वस्तु हम रख देते हैं तो वो भी गर्म हो जाती है। जैसे हम खाना कभी बनाते हैं, आप देखे होंगे, आप सब्जी बना रहे हैं और उसमें जो सब्जी निकालने के लिए आपने जो या फिर जो आपने ढक्कन रखा हुआ है उसे ढककर, तो क्या हुआ, सब्जी तो नीचे बन रहा है, वो तो गैस पे रखा हुआ है, लेकिन ढक्कन क्या है, वो तो कढ़ाई पे रखा हुआ है, तो ढक्कन भी जलने लगता है। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो कह रहा है कि ठंडी वस्तु गर्म वस्तु के संपर्क में होगी तभी क्या होगा, वो गर्म होगा। गर्म वस्तु तथा थर्मामीटर, बर्नल की लौ तथा धातु की छड़ अथवा बर्तन आदि दोनों वस्तुओं के तापमान भिन्न भिन्न होने चाहिए। दोनों वस्तु का जो तापमान है वो कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ताप का चालन तब रुक जाता है जब दो संपर्क वस्तुओं का तापमान एक समान हो जाता है। देखिए
ताप जो है उसका चालन रुक जाएगा। जैसे दोनों वस्तुओं का तापमान जब समान हो जाएगा तो न ही कोई किसी को देगा और न ही कोई किसी से लेगा, तो वहाँ पे जो चालन प्रक्रिया है वो क्या होगी, रुक जाएगी। अब है ऊष्मा के चालक। अब ऊष्मा के चालक सुचालक कुचालक दो हैं। देखिए ऊष्मा के चालक में सुचालक है पहला, जो पदार्थ ऊष्मा को अपने में से सरलता से प्रवाहित होने देता है। जो पदार्थ अपने में से मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा सरलता से प्रवाहित हो जाता है, उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। सभी वस्तुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। किसी वस्तु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, अतः ऊष्मा छड़ के दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाती है। देखिए जिस वस्तु में ऊष्मा का संचरण मतलब कि शीघ्रता से होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। दैनिक जीवन में सुचालकों को कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे रसोई घर में बर्तन प्रायः वस्तुओं तथा मिश्र धातुओं जैसे एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, इस्पात, लोहे आदि से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सुचालक होने के कारण ऊष्मा को चूल्हे से शीघ्र ही ग्रहण करके भोजन के अंदर पहुंचकर उसे पका देते हैं। हम रसोई घर में जितने भी बर्तन उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिससे हमारा खाना पकता है। अब है कुचालक। सभी पदार्थ अपने में से ऊष्मा को संचरित नहीं होने देते, अर्थात वे सभी पदार्थ ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को नहीं गुजरने देते हैं उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जिन पदार्थों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें ऊष्मा नहीं पहुंचती है उसे कहते हैं ऊष्मा का कुचालक। इन्हें ऊष्मा के रोधी भी कहते हैं। जैसे लकड़ी, चमड़ा, एबोनाइट, कागज, गैसें तथा सभी द्रव पारे के अतिरिक्त पारा भी द्रव है, लेकिन पारा क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। तो पारे के अतिरिक्त सभी द्रव क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के रोधी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कागज या लकड़ी के एक सिरे को जलाएं तो दूसरा सिरा गर्म प्रतीत नहीं होता है। जैसे चूल्हे में हम लकड़ी लगाते हैं तो जो भाग जल रहा है वो तो अंदर है, जल रहा है, लेकिन हम बाहर वाला भाग पकड़ के इधर उधर उसे हम हटा सकते हैं, तो इस तरह से वो उसका दूसरा भाग नहीं जलता है। ये हो गया ऊष्मा का कुचालक। जैसे हम कागज जलाते हैं तो कभी हम हाथ में पकड़कर कागज जलाते हैं तो एक भाग नीचे जलता है तो ऊपर वाला भाग भी जलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला भाग हम आसानी से पकड़े हुए रहते हैं। तो ये इस तरह से हो गया ये ऊष्मा का कुचालक। अब दैनिक जीवन में कुचालकों के उपयोग भोजन पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बर्तन, कुकर, भगोना, केतली आदि के हत्थे लकड़ी या एबोनाइट के बनाए जाते हैं अथवा हत्थे पर बेत फीता लपेट दिया जाता है। करा है कि दैनिक जीवन में कुचालकों का उपयोग हम रोज के जीवन में भी कुचालकों का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे रसोई में ही बहुत सारे बर्तन होते हैं जिस पर हत्थे लगे होते हैं। जैसे आप तवा ले लीजिए, तवा में लकड़ी का हत्था लगा होता है, हम उसको गैस पर से आसानी से पकड़कर उतार और चढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोहे वाला भाग है उसको हम नहीं छू सकते, पूरी जगह वो गर्म रहता है। तो जो हत्था है लकड़ी का है और वो कुचालक का कार्य करता है। जैसे प्रेस है, प्रेस के नीचे का भाग आपका वो लोहे का होता है या फिर कोई और धातु है, तो धातु तो सुचालक है ही, लेकिन ऊपर का भाग वो प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक क्या हो जाता है वहाँ पे कुचालक हो जाता है, जिसको हम पकड़कर आसानी से प्रेस कर लेते हैं। मकान के छप्परों की छतें एस्बेस्टस की बनाई जाती हैं ताकि गर्मियों में ठंडी रहे। पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों को ऊष्मा के कुचालक पदार्थों से ढक दिया जाता है ताकि पेट्रोल आदि गर्म होकर जलने न लगे। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है तो उसको कुचालक पदार्थों से ढका जाता है जिससे वो गर्म होकर जलने न लगे। फिर है जानवरों के बाल, फर, चमड़ा, ऊनी वस्त्र आदि कुचालक होते हैं, इसलिए सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए जानवरों के बाल भी जानवरों के शरीर को गर्म रखते हैं। हमारे ऊनी वस्त्र, स्वेटर, रेशे में फंसी वायु इन की कुचालक के गुण के कारण शरीर की ऊष्मा को बाहरी ठंडे वातावरण में स्थानांतरित नहीं होने देती है। देखिए जो जानवरों के बाल होते हैं
जो कपड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। देखिए वो जो स्वेटर होते हैं क्या करते हैं, उष्मा को बाहर की ठंडी हवा को हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देते और न ही हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने देते हैं। तो इस तरह से ये उष्मा के कुचालक का कार्य करते हैं। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए बर्फ की सिल्ली के चारों ओर लकड़ी का बुरादा या ऊनी कपड़ा लपेट दिया जाता है, इससे उष्मा का संचरण नहीं होता है। यदि बर्फ की सिल्ली है कहीं पर, उसको पिघलने से आपको बचाना है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, किसी गर्म कपड़े से उसको ढक दीजिए, मतलब कि किसी मोटे कपड़े से ढक दीजिए, जिससे क्या हो, बाहर की गर्मी उसे न लगे तो वो पिघलेगा नहीं। इस तरह से उष्मा का कुचालक और सुचालक हमने पढ़ा। अब आगे हमें पढ़ना है संवहन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि छोटे छोटे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। बाय बच्चों।